बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना तथा उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके अलावा हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो विभिन्न रोग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, आप लोग क्लास को पूर्णतः एंड तक देखें, आखिरी तक देखें, ताकि आपका जो हर एक जो पॉइंट है वह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपका एक पॉइंट हो सकता है आप जो छोड़े हो वही पॉइंट का एग्जाम में आ जाए। इसके अलावा हर क्लासेस क्या है हमारे एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो प्रीवियस क्लासेस आप देखे रहते हैं तो वह आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इसके पहले वाले दो क्लासेस को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो किसमें हम किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में बात किए हैं। तो हम बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना की। तो नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो यह देखिए, नेफ्रॉन यह क्या है, किडनी के अंदर होता है। कहाँ पास? तो पिरामिड वाले जो अंदर में। अब देखेंगे इस जो नेफ्रॉन में, ठीक है, तो नेफ्रॉन में हम देखेंगे स्ट्रक्चर में एक प्याले के समान जो संरचना होता है, ठीक है, छोटा सा, इसी संरचना को हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, तीन भाग हम देखेंगे, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और हेनले लूप। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल। और इसी के अंदर जो अभिवाही धमनियों का जाल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहते हैं। अब यह जो बोमन कैप्सूल यह किधर प्रवेश करता है? यह मेडुला की ओर आ करके पतली नलिका में कन्वर्ट हो जाता है और एक लूप का निर्माण करता है जो देखने में अंग्रेजी के लेटर के यू के भांति दिखाई देता है। इसी नलिका को हम कहते हैं हेनले लूप। राइट, क्या कहते हैं इस नलिका को? हेनले लूप कहते हैं। और यह आगे जाकर के फिर चौड़ा होती है और इस चौड़े जो नलिका को हम बोलते हैं डिस्टल इंडा, और यह डिस्टल इंडा आकर के संग्रह वाहिनी या कलेक्टिव डक्ट में जुड़ जाता है। ठीक है जी, यह इसका संरचना है। अब देखिए इस संरचना से क्वेश्चन जो बनता है आपको उसको देखेंगे तो आपको पूछ देगा कि जो ग्लोमेरुलस या बोमेन संपुट की कौन सी हिस्सा में पाया जाता है किडनी का? तो आपको याद रखना है किडनी का कॉर्टेक्स भाग में। किडनी कौन से भाग में? कॉर्टेक्स भाग में यह पोर्शन है वो पाया जाता है। दूसरा पूछ देता है कभी कभी हेनले लूप पाया जाता है, तो आपको याद रखना हेनले लूप यह जो किडनी के ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन का हिस्सा है। दूसरा पूछते हैं इसमें हेनले लूप के बारे में कि हेनले लूप किडनी के कौन से पोर्शन में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इस मेड्यूला वाले भाग में, जो पिरामिड वाले पोर्शन है इस भाग में पाया जाता है। तीसरा पूछते हैं कि यह डिस्टल इंडा आकर के जो जुड़ता है कलेक्टिव डक्ट में, और यह कलेक्टिव डक्ट कहाँ खुलता है? तो आपको याद रखना है यह कलेक्टिव डक्ट किडनी के पेल्विक रीजन में खुलता है। कहाँ खुलता है जी? पेल्विस रीजन में यह कलेक्टिव डक्ट है ये खुलता है। और इन पेल्विक जो डक्ट से जो मूत्र है, यूरिन है, उस यूरिन को होते हुए जो यूरेटर है, ठीक है, जो मूत्राशय है वहां क्या है, मूत्र को भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें रक्त प्रवाह की, थोड़ा सा फिर इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये संरचना में क्लियर हो गया क्या क्या? ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, हेनले लूप और कलेक्टिव डक्ट। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें रक्त प्रवाह। तो सबसे पहले जो धमनी से जो रक्त आती है, ठीक है, धमनी से रक्त आती है वह विभिन्न धमनी क्या है, शाखाओं में विभाजित होती है। इस प्रकार से बहुत सारा शाखा, असंख्य शाखा, और यही शाखा अभिवाही धमनी के थ्रू कहाँ खुलता है? यह जो बोमन कैप्सूल के अंदर घुसता है। ठीक है, और बोमन कैप्सूल के अंदर आने पर यह अभिवाही धमनी विभिन्न बहुत सारा कोशिकाओं में और जाल के रूप में विभाजित होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या के नाम जानते हैं? ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। और यहीं पर होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब यहां से जो निकलता है एक धमनी जिसे हम बोलते हैं अपवाही धमनी, और यह अपवाही धमनी फिर से विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ शाखाएं इससे कहां पर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में, और कुछ मेड्यूलर रीजन में। और यही शाखाओं में बढ़ने के बाद में, ठीक है, यहाँ से जो रुधिर रीऑब्जर्वेशन जो होता है वह विभिन्न प्रकार के जो शिराओं का जाल भी यहाँ पर क्या कोशिकाओं में फैले रहता है, और यही शिराओं में जो रक्त है यह अवशोषित करके कहाँ फंसाता है? शिरा में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समरुधिर रक्त का प्रवाह देखने को मिलता है, और जो छलने के बाद में मूत्र रहता है वह कलेक्टिव डक्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर
रक्त का प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें जो रक्त का प्रवाह है। अब देते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो फंक्शन देखिए, जो ग्लोमेरुलस में सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। रक्त की सूक्ष्म क्षरण की प्रक्रिया इस ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा में संपन्न होती है और यहाँ से रक्त क्षरण करके वापस भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो यह सारे जो पदार्थों को, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, मिनरल, लवण आदि सभी पदार्थों को छान लेते हैं, रक्त से अलग कर देते हैं, ठीक है। जो पूर्णता क्या है, न्यायपूर्ण नहीं है। देखिए, जो विभिन्न जो लाभदायक पदार्थ है छन करके बच जाता है, उसे रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, बोमिन संपुट, ठीक है। तो बोमिन संपुट है यह पुनरावशोषण या रीअब्जॉर्प्शन की कार्य को संपादित करती है, ठीक है। क्या करते हैं, बोमिन संपुट रीअब्जॉर्प्शन की कार्य को संपादित करती है, जहां बस इनके द्वारा जो छान लिए गए थे लाभदायक पदार्थों को भी हटा दिया था, उन पदार्थों को भी यह क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली जैसे ग्लूकोज, मिनरल, लवण, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन आदि जो पदार्थों को इन बोमिन संपुट के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया संपादित होती है। हम देखेंगे यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन के ब्लॉक ये सेलुलर लूप में यहाँ पर क्या होते हैं, मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कितना क्षरण होता है, तो लगभग 1 लीटर में से 500 ml तो प्लाज्मा रहता है और उस 500 जो 1 लीटर का लगभग 10% हिस्सा क्या है, ग्लोमेरुलस में क्षरण होता है। और यहाँ पर दूसरा चीज हम देखेंगे तो हर 100 ml में, ठीक है, 90% भाग को क्षरण रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि 1% भाग जो बचता है वही क्या होता है, जो यूरिन के रूप में उसे हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वही क्या होता है, कंट्रोल होता है। हम आगे जाकर के इसका हार्मोनल रेगुलेशन भी देखेंगे, बताऊंगा कि वेसोप्रोसिन, ठीक है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड यहाँ पर किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब बात करते हैं कि मूत्र में इसका क्या क्या संगठन होता है। तो सबसे पहले चीज है, मूत्र का 95% पोर्शन क्या होता है, पानी होता है। दूसरा चीज 2% यूरिया, प्रोटीन, लवण, वसा, शर्करा, दूसरे एल्केलाइड है 1.5% में पाया जाता है। इसके अलावा यूरिक अम्ल 0.5%, अन्य तत्व सूक्ष्म मात्रा में देखिए सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट और फास्फेट भी पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर इसका मुख्य रूप से देखेंगे स्पेशली तो यूरिन का पीएच की बात करें तो यूरिन अम्लीय प्रकृति होता है, 4.5 इसका पीएच पाया जाता है यूरिन का। और दूसरा चीज इसका रंग विशेष पूछते हैं कि यूरिन का रंग किस प्रकार से होता है। तो यूरिन का रंग जो पीला रंग दिखाई देता है वह यूरोक्रोम के कारण से होता है। ये बार बार आपको क्या है पूछे गए हैं, इस चीज को आपको याद रखना है विशेष रूप से। यूरिन का रंग है यूरोक्रोम और यूरोक्रोम का निर्माण है वह जो आरबीसी से होता है, ठीक है, रुधिर का जो आरबीसी है उसी से क्या है यूरोक्रोम का निर्माण होता है। मूत्र का जो गंध है उस गंध की बात करें यह कार्बनिक पदार्थ तथा अमोनिया के कारण से यहाँ पर इसका जो गंध आता है, ठीक है, इसी के कारण से यह होता है। हम देखेंगे इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में और जैसे अमोनिया, क्रिएटिन, हिप्यूरिक अम्ल, सीसा, अमीनो अम्ल, आर्सेनिक, आयोडीन और नाइट्रोजन आदि भी इनमें क्या है पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताया था कि जो क्रिएटिन है यह स्पेशली क्या है, जो गर्भवती माताएं रहती हैं या स्तनपान करने वाली माताएं उनके क्या है रक्त में पाया जाता है, सॉरी उनके मूत्र में यह क्रिएटिन क्या है पाया जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। अब इनमें देख लीजिए जो क्वेश्चन वाला सेगमेंट में बता दिया पूरा, ठीक है। तो इनमें आपको याद रखना है जैसे बोमन संपुट और जो ग्लोमेरुलस का लोकेशन कॉर्टेक्स, ठीक है, हेनरी लूप का लोकेशन मेडुला, ठीक है। और ये जो खुलता है कलेक्टिव डक्ट या इसका पेल्विस रीजन में खुलता है। इसके अलावा इस वर्क देखेंगे तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसका रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन चीजों को आपको क्या है विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे हार्मोन रेगुलेशन कि हार्मोन किस प्रकार से यूरिन को निर्माण में रेगुलेट करते हैं
और इसका डिसीज की बात करेंगे। हार्मोन नियंत्रण यानी कि मूत्र जो निर्माण है उसमें हार्मोन का क्या रोल है, वह किस प्रकार से काम करता है। तो पहले देखेंगे हम वेसोप्रोसिन या इसी को बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? वेसोप्रोसिन या इसे क्या बोलते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, यह पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपाली से, ठीक है, कहा जी, पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। अब इसमें हम देखेंगे वेसोप्रोसिन का यह कार्य, यह मूत्र में जल की मात्रा को क्या करता है? निर्धारण करता है। यानी कि जो वेसोप्रोसिन है यह डिस्टल इंडा, ठीक है, ट्यूब्यूल का और कलेक्टिव ट्यूब्यूल यानी कि संग्राही जो वाहिनियां हैं यहाँ पर जल का अवशोषण को यह अंजाम देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है कि मूत्र का रीऑब्जर्वेशन कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है डिस्टल इंडा और कलेक्टिव ट्यूब्यूल में जल का अवशोषण होता है। जबकि मिनरल का अवशोषण था रक्त से, उससे कहाँ पर हो रहा था जी? मिनरल का अवशोषण रक्त से हो रहा था, वह बोमन संपुट में हो रहा था। इस बात को विशेष रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे वेसोप्रोसिन की जब अधिकता हो जाती है तो अधिकता में मूत्र है वह अधिक सांद्र होगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, और यह कम मात्रा में यानी कि यूरिन जो होगा वह थोड़ा थोड़ा होगा। आप लोग देखे होंगे जो डिहाइड्रेशन के जो प्रोसेस में कई बार जब आप लोग बाहर में जब रहते हैं, काफी टाइम तक पानी नहीं पीते हैं और काफी धूप में रहते हैं, तो उस दौरान आपका मूत्र क्या बहुत गाढ़ा निकलता है और थोड़ा सा निकलता है। तो वह इसी के कारण से, क्योंकि हमारे शरीर में पानी का भी मात्रा का क्या नियंत्रण यहाँ पर करता है जो मूत्र के कम करके, तो यह काम रहता है वेसोप्रोसिन हार्मोन का। ठीक है, दूसरा चीज हम देखेंगे, इसकी अगर कमी हो गया वेसोप्रोसिन किसी को, तो उस आदमी को बार बार पेशाब आएगा और अधिक मात्रा में पेशाब आएगा, और ये क्या होगा, बहुत ही क्या बोलते सांद्रता रहेगा इसका, बहुत ही कम सांद्रता वाले उसका यूरिन होगा। दूसरा देखेंगे मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड या तथा ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड। अब देखिए जो मिनरलोकार्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड, आपको मैं इंडोक्राइनिन जो इंडोक्राइनिन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उस पोर्शन में इसको मैं विशेष रूप से और बताया हूं इंडोक्राइनिन वाला पोर्शन में, है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कार्य देखेंगे कि मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। कौन जी? मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड। यह किसका? मूत्र में सोडियम और जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। हम यहाँ पर देखेंगे कमी में सोडियम की मात्रा मूत्र में बढ़ जाएगी, ठीक है, और इससे रोग होगा, क्योंकि आपका जितने भी जो सोडियम है, जल है, वह मूत्र के माध्यम से बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? एडिशन रोग। ठीक है, इसके जो कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग। ठीक है, यह कहाँ स्रावित होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। यह हार्मोन का आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? एल्डोस्टेरॉन, और यह भी हार्मोन है। यह एड्रिनोकॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है एल्डोस्टेरॉन, यह भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। हम देखेंगे इसका कार्य। तो कार्य की बात करें तो यह मूत्र में सोडियम तथा पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रभावित करने का काम करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। तो फिर से आप एक बार देखिए, वेसोप्रोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपाली से, इसके अलावा डिस्टल और कलेक्टिव ट्यूब्यूल द्वारा जल का अवशोषण, अधिकता से मूत्र की सांद्रता तो बढ़ जाएगी, कमी सांद्रता कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो यह मूत्र में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसके क्या होता है? एडिशन रोग हो जाता है, ठीक है, कमी से सोडियम बाहर ज्यादा निकलता है। एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है तथा इसका कार्य सोडियम और पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रभावित करता है। अब आते हैं हम इसमें प्रमुख रोग की बात करते हैं। तो यह हम देखेंगे पहला जो रोग है नेफ्राइटिक डिसीज, ठीक है। नेफ्राइटिक डिसीज आप लोग सुने होंगे, और जब क्या होता है इसका लक्षण, इस भाग में जो किडनी वाला पोर्शन में कमर में क्या होता है? दर्द करता है, और वह दर्द जंघा तक जाता है, जांघ तक जाता है, बहुत जोरों से दर्द होता है। उस कंडीशन में उसी को हम बोलते हैं नेफ्राइटिस, और यहाँ पर कारण होता है जीवाणु के संक्रमण के कारण से नेफ्राइटिक नामक डिसीज होता है। दूसरा हम देखेंगे यूरेनिया
यूरेमिया यह क्या होता है, जब रक्त में टॉक्सिक बढ़ जाता है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। तीसरा देखेंगे गुर्दे की पथरी। अब यह गुर्दे की पथरी या रीनल कैल्कस या रीनल स्टोन के नाम से जानते हैं। तो गुर्दे की पथरी में आप लोग को पता होगा यहाँ पर भी क्या होता है, जो किडनी वाला जो एरिया है वहाँ पर तीव्र दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क है किडनी का बहुत प्रभावित पड़ता है और कई बार किडनी में स्टोन बड़े हो जाता है तो किडनी फेल तक की भी संभावना होने का रहता है और ये स्टोन बनता है जो पेल्विस में, ठीक है, किडनी के कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बन जाने के कारण से पथरी का निर्माण होता है। हम देखेंगे सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस यह भी डिसीज है। इस डिसीज के कारण भी यह जीवाणु के संक्रमण से सिस्टाइसिस नामक डिसीज होता है, ठीक है। सिस्टाइटिस किस होता है, जीवाणु के संक्रमण से होता है और इससे क्या होता है, व्यक्ति बार बार मूत्र जाता है, ठीक है, बार बार उसे पेशाब लगता है और इस कारण से व्यक्ति को जब पेशाब करता है तो रुक के होता है और उससे क्या होता है, दर्द करता है, ठीक है। तीसरे रोग को क्या होता है, सिस्टाइसिस, और इसका कारण है बी कोलाई जीवाणु के संक्रमण से सिस्टाइसिस होता है। आप लोग देखे होंगे अक्सर कई जने जो दादाजी लोग रहते हैं उनको क्या बार बार जाते हैं यूरिन और वहां पर क्या होता है, उसको दिक्कत होता है या किसी को भी हो सकता है इस प्रकार के भी डिसीज। नेक्स्ट हम देखेंगे गुर्दा का निष्क्रियता यानी कि किडनी फेलियर। तो किडनी का जो फेलियर होगा यह या तो विभिन्न बहुत ज्यादा टॉक्सिक वहां चला गया किडनी में तो होगा या जीवाणु वगैरह के संक्रमण से होगा और इसका कोई इलाज नहीं है। किडनी का जो संक्रमण फैल हो जाएगा तो या तो दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या है, ऑप्शन रहता है एकमात्र। लेकिन क्या है, अगर एक किडनी किसी का फैल है तो वह क्या है, जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए किडनी क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो यह क्या है, डोनेट लेकर के किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अब देखते हैं कि साथियों इसमें जो सारा जो क्वेश्चंस है या क्या है इसमें कवर हो गया है, ठीक है। तो आज के क्लास में आपका इतना ही, ठीक है। आपको क्लासेस कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है, ताकि मैं क्लासेस को आपके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बना सकूं। और दूसरा चीज़ है, हम एग्जाम के दृष्टि से जितने भी जो हाईलाइटेड जो पॉइंट है उसे कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। हमारे जो नए व्यूवर हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को क्लिक करने, ठीक है, ताकि आपको नया वीडियो है, नया क्लासेस है, उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।